Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to solve a question of lease. So this is the question in front of us. Wage leases machinery to Toro. The lease is for 4 years at an annual cost of $2,000, payable annually in arrears. The normal cash price and face value of the asset is $5,900. The present value of the minimum lease payments is $5,710. The implicit rate of interest is 15%. This is the information given to us, and the requirement of the question is to show how the net investment in the lease is presented in Wage statement of financial position at the end of year 1. So we are supposed to mention the extracts from the balance sheet, extracts from the balance sheet which will be shown in the statement of Wage. Now what Wage leases machine to Toro. Wage is lesser, right? It leases out the machinery to Toro, so Wage is lesser. So we are supposed to make a balance sheet of Wage. We cannot prepare the whole balance sheet of any company given as per the given information because this is incomplete. We just have the chunks of information related to lease agreement, right? So in such questions we'll prepare only the extract from either from the balance sheet or from the income statement. Extract means the portion of balance sheet which can be derived from the given information, and the given information is only about lease. So लीज का जो भी पोर्शन होगा बैलेंस शीट से रिलेटेड या इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड उसको हम मेंशन कर देंगे. बाकी कंप्लीट स्टेटमेंट्स तो हम बना नहीं सकते क्योंकि इन्फॉर्मेशन गिवन ही नहीं है. ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है और लेसर की बनानी है, और ये हमारे पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है. तो इसको हम देख लेते हैं. बात दरअसल ये है कि जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट के अंदर एसेट होते हैं, लायबिलिटी होती है, इक्विटी होती है. इक्विटी अभी हमारे पास यहाँ पर बेमायनी है क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, और लीज में से इक्विटी का भी हम कोई पोर्शन एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, राइट. तो एसेट और लायबिलिटी, तो एसेट और लायबिलिटी हम डिस्कस कर सकते हैं कि एसेट कितने हैं और करंट कितने हैं और नॉन करंट कितने हैं, और लायबिलिटी कितनी है, करंट कितनी है और नॉन करंट कितनी है. अब अगेन बात ये है कि हम कह रहे हैं कि वेज की हमने बैलेंस शीट बनानी है, एंड एक्चुअली वेज लीजेस मशीनरी टू टोरो, तो ये लेसर है. सो ही इज सपोज टू रिसीव द अमाउंट्स. सो इसके कुछ रिसीवेबल्स होंगे इन द रेफरेंस ऑफ लीज, या हम इनको ज़्यादा एक्यूरेट टेक्निकल लैंग्वेज में हम कहेंगे लीज इन्वेस्टमेंट, राइट. ये इसकी इन्वेस्टमेंट है. लीज आपने इन्वेस्टमेंट किया, उस पर आपको रिटर्न आ रहा है एनुअली. किस फॉर्म में? रेंट की फॉर्म में. ठीक है, या अगर ये फाइनेंशियल लीज है तो रेंट और उसका प्रिंसिपल दोनों की उसके अंदर आ रहा है, राइट. सो हमारे पास चूंकि हमने लेसर की बैलेंस शीट बनानी है तो हम एसेट साइड बनाएंगे. इसमें लायबिलिटी कोई होगी ही नहीं क्योंकि रिसीवेबल्स हैं. ये बात आप प्लीज इसको समझने की कोशिश करें. मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इससे डिसाइड होगा कि आप क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करेंगे या नहीं करेंगे. चूंकि आपने लेसर की स्टेटमेंट बनानी है बैलेंस शीट, और लेसर नई मशीनरी लीज आउट की है टू समवन इन दिस क्वेश्चन टू टोरो, तो आपको रिसीवेबल्स साइड बनानी है, यानी कि ये लीज करने के अगेंस्ट आपको इस साल कितने पैसे मिलेंगे रिसीवेबल्स अगेंस्ट योर लीज इन्वेस्टमेंट. तो वो करंट जो इस साल मिलते हैं वो करंट एसेट होते हैं, करंट एसेट में आएगा, और जो ओवर द ईयर्स आपको बाकी सालों में मिलना है वो आपके नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म या नॉन करंट एसेट्स में आएगा. क्योंकि हमने ये पहले साल का बनाना है, इसका मतलब है द लीज इज 4 years. इसका मतलब है बाकी 3 सालों का अभी हमारे पास कुछ ना कुछ रिसीवेबल्स मौजूद होंगे. तो हमने इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें करंट जो हमारा इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर, लीज के अंदर जो रिसीवेबल्स होंगे वो, और जो नॉन करंट हैं बाकी ओवर द ईयर्स मिलने हैं, उसको हमने आइडेंटिफाई करना है. और इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एक स्केड्यूल बनाना पड़ेगा नॉर्मल सा, जिसकी हम प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके हैं, नॉट इन द रेफरेंस ऑफ लीज
बट इन द रेफरेंस ऑफ प्रोविजंस में हमने ये काम किया था जब हम प्रेजेंट वैल्यू वगैरह और इस तरह की चीज़ें कर रहे थे, तो हमने बहुत सारे स्केचुअल्स बनाए थे। तो बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन के अंदर कुछ डेटा गिवन है, उसके अकॉर्डिंगली हम इस तरह का एक स्केचुअल बनाएंगे। मैं आपके सामने इसको बनाता हूँ। लाइक ये ओवर द ईयर्स है, तो हमारे पास 4 ईयर्स हैं। उसके बाद हमारे पास जो है ओपनिंग बैलेंस है, उसके बाद हमारे पास फाइनेंस है जी, फाइनेंस इनकम हम उसको कहते हैं जो हम ओवर द ईयर्स पर ईयर हम जो है रिसीव करेंगे इंटरेस्ट की फॉर्म में। यानी कि अगर हमारे पास ये फाइनेंशियल लीज है, तो फाइनेंशियल लीज के अंदर दो चीज़ें होती हैं बेसिकली। एक हमारे पास होती है, अब मैं इस फॉर 4 years एट एनुअल कॉस्ट ऑफ इन एरियाज द नॉर्मल कैश प्राइस एंड द फेयर वैल्यू ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मिनिमम लीज पेमेंट इज 5000। यहाँ से हमें पता चल रहा है ये 5900 है, ये इसकी जो है नॉर्मल कैश प्राइस है अभी की, और जो प्रेजेंट वैल्यू है ओवर द ईयर्स जो हमारे पास लीज पेमेंट्स आएंगी उनकी 5710 है। तो 5710 है हमारे पास, और हम इसको 5900 से अगर डिवाइड करें तो 96% है ये हमारे पास। और हमने कहा था कि रफली अगर ये 90% से ऊपर हो तो इसका मतलब है कि ये फाइनेंशियल लीज है। आपको याद होगा हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे जिनके बारे में हमने कहा था कि इन पॉइंट्स में से अगर कोई भी पॉइंट मौजूद हो अग्रीमेंट के अंदर, लीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, या कोई चीज़ इनमें से क्लियर हो रही हो, यानी कि जैसे ये प्राइस है हमारे पास, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर लीज पेमेंट्स एंड फेयर वैल्यू, तो इस तरह की चीज़ों से हमारे पास कुछ क्लियर होगा कि ये फाइनेंशियल लीज है या नहीं है। तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर लीज पेमेंट्स को सबको टोटल करके प्रेजेंट वैल्यू निकालें और सम हाउ दैट इज इक्वल टू द फेयर वैल्यू और द कैश प्राइस ऑफ द एसेट, तो फिर हम कहते हैं अगेन ये फाइनेंशियल लीज है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम अमाउंट तो आपने रिकवर कर ली है लेसी से, तो और इसके अलावा आपको क्या चाहिए। इसका मतलब है मैक्सिमम अमाउंट कवर कर ली तो आप एसेट जो है वो लेसी के हवाले करते हैं। तो ये 90 कितना परसेंट बन रहा है जी, ये 97% बन रहा है ऑलमोस्ट। तो दिस इज श्योरली अ फाइनेंस लीज। ठीक है, ये फाइनेंस लीज का हमने क्यों समझा, क्योंकि मैंने आपसे कहा एनुअली इसका अमाउंट कितनी मिल रही है, 2000। The lease is for 4 years at an annual cost of 2000 payable annually in arrears, right? So 2000 आपने महाना किस्त एनुअल आपको मिलेगा, कैश जो आपने रिसीव करना है, मैं लिख के देता हूँ यहाँ पे, जो कैश आपने एनुअली रिसीव करना है दैट इज 2000 हर साल। ठीक है, ये मैं यहाँ पे अभी से लिख देता हूँ, क्योंकि ये भी एक रूल आप अपने माइंड में लिखते हैं, आगे चल के हमें और क्वेश्चन भी करेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। ये आप अपने माइंड में रखें रूल कि जो आपके कैश की अमाउंट है ना, जितना कैश आपने रिसीव करना है, नहीं कैश रिसीव नहीं, चलें ये बात आप रहने दें, वो मुख्तसर मैं आपको ये बताता हूँ कि आपका जो एनुअल रेंट है लीज का दैट शुड बी इक्वल, लेकिन वो बात यहाँ पे नहीं बनती है रेलेवेंट। ठीक है, उसको स्किप करें, वो आगे हम एक और क्वेश्चन करेंगे उसमें मैं आपसे जो बात मैं आपको बताना चाह रहा था वो मैं वन लाइनर बता देता हूँ कि जो आपका लीज के रेंट की अमाउंट होगी जो आप एनुअली पे करेंगे और जिसको आपने रिकॉर्ड करना है, बेसिकली जो आप रिकॉर्ड करेंगे दैट शुड बी इक्वल ओवर द ईयर्स। यानी कि जैसे हम कहते हैं ना कि स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन ओवर द ईयर सेम अमाउंट होती है, पहले साल 10,000 है तो अगले साल भी 10,000 और आखिरी साल भी 10,000। इसी तरीके से मैं कह रहा हूँ कि आपकी जो लीज की पेमेंट की रिकॉर्डिंग होगी दैट शुड ऑलवेज बी इक्वल ओवर द ईयर्स, पहले साल भी सेम होगी, लास्ट ईयर भी सेम होगी। अगर ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई है तो ठीक है, अगर क्लियर नहीं हुई है तो नो इशू, इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, बाय द वे आ गई थी, अगले क्वेश्चन में मैं आपको इसको क्लियरली इंशाल्लाह एलैबोरेट करूंगा। ओके, सो ओवर द ईयर्स हम ये पे कर रहे हैं कैश। अब इस कैश के अंदर दो चीजें हैं, ये हम मैं ऑलरेडी इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। इस 2000 के अंदर बेटा दो चीजें हैं, क्योंकि ये फाइनेंस लीज है तो इस 2000 के अंदर दो चीजें कौन सी हैं, एक तो इस साल इस एसेट को इस्तेमाल करने का रेंट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट मीन्स कि उस चीज की जो होली सोली कीमत है, अगर आप मार्केट से खरीदें तो अभी के अभी आपको जितने की मिलेगी, अब आप इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहे हैं तो उसकी इंस्टॉलमेंट
प्रिंसिपल अमाउंट की इंस्टॉलमेंट प्लस उस चीज को इस्तेमाल करने का रेंट। और यही कॉन्सेप्ट कार लीजिंग पे भी अप्लाई होता है। हमने ये चीज बड़ी डिटेल में अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में डिस्कस की थी। ठीक है, तो ये हमारे पास 2000 है कैश रिसीव्ड। और इसके बाद फिर हमारे पास आ जाएगा जी क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास सिर्फ एक चीज़ हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको यहीं से लेके चलते हैं। हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मिनिमम लीज पेमेंट है दैट इज 5710। इससे हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। दिस विल बी आवर ओपनिंग बैलेंस 5710। और उसके बाद हमने एक और चीज़ देखनी है जी, दैट इज ओके द इम्प्लिसिट रेट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 15%। ये जो मैंने आपसे यहाँ पे बात डिस्कस की थी, ये मैं यहाँ पे लिख पे देता हूँ कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना दैट इज 15%। यानी कि हमने ये जो 2000 है इसके अंदर कुछ इंटरेस्ट की अमाउंट है, यानी कि फाइनेंस इनकम या इंटरेस्ट, मैं यहाँ पे लिख पे देता हूँ कि हाँ ये इंटरेस्ट है या रेंट है, आप जिसको रेंट भी कहते हैं। ठीक है, या आप इसको इंटरेस्ट भी कहते हैं, बुक में आपको ये रेंट ही के नाम से मिलेगा। और रेंट क्यों कहते हैं इस पे बात अभी नहीं की थी। एक क्वेश्चन आया था, मैंने कहा था इसको होल्ड कर लें वरना हम ज़रा डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे टॉपिक से। वो अगेन जब दोबारा वो बात आएगी तो मैं आपको थोड़ा सा जो इस्लामिक पर्सपेक्टिव में जो चीज़ इससे रिलेटेड है उस पर मैं बात करूँगा, लेकिन अभी हम क्वेश्चन पे रहते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास है ईयर वन का ओपनिंग बैलेंस है 5710, राइट। और इस पे इसका 15% विल बी आर व्हाट, इंटरेस्ट और रेंट और फाइनेंशियल इनकम। जो आपका इंटरेस्ट है वो फाइनेंशियल इनकम होती है ना। सो 5710 इसका हम लेते हैं जी 15%, 856, ओके 856.5। हम इसको 857 कर लेते हैं। ठीक है, हम इसको 857 कर लेते हैं। इसको मैं यहीं पर रखता हूँ क्योंकि हमें बार बार चाहिए ये। अच्छा जी, ये 857 है, तो इसका मतलब है इस 2000 के अंदर बेटा 857 इंटरेस्ट है, रेंट है, और जो बाकी अमाउंट है दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, इसका मतलब है ये जो कैश हमने रिसीव किया है ना, ये जो कैश रिसीव किया है इस कैश के अंदर 857 इंटरेस्ट अमाउंट है जो हमें यहाँ पे लिख देनी चाहिए, और बाकी प्रिंसिपल अमाउंट है। तो 857 हमने यहाँ पे लिख दिया, ये हमारी इंटरेस्ट की अमाउंट है। और हम इसका डिफरेंस ले लेते हैं 2000 के साथ, कि हमने लिया कितना है 2000 माइनस 857, राइट 1153, राइट। अब इस 5710 में से इस 1143 को लेस करते हैं, 5710। ओके, सो दिस इज आवर क्लोजिंग बैलेंस 4567। ओके 4567। ओके, अब मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ इस पहले को, क्योंकि बाकी भी सारा हमारा ऐसे चल रहा है। देखिए ये दिस इज अबाउट ईयर वन, ओपनिंग बैलेंस इज गिवन, दिस इज द ओपनिंग बैलेंस, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मिनिमम लीज पेमेंट इज 5710, वी टुक इट एज आवर ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद हमने जो 2000 हमें बताया गया कि हमेशा हमें इस 2000 की इंस्टॉलमेंट होगी अगले 4 सालों तक, ठीक है, पर ईयर 2000। और फिर हमें बताया कि जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज 15%, और इंटरेस्ट हमेशा हमने ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट करना होता है, ये याद रखें। तो हमने इस पे कैलकुलेट किया ये इंटरेस्ट, और इस इंटरेस्ट को हमने कहा कि इसमें से निकाल दें 2000 में से, क्योंकि ये तो इंटरेस्ट है और ये एक्सपेंस है और ये क्लोज हो जाएगा। हम एक्सपेंस को क्यों अलग कर रहे हैं, एक्सपेंस का अकाउंट क्लोज हो जाता है। आपने क्लोजिंग एंट्रीज पढ़ी नहीं है, स्टैट्स के बच्चे भी हैं क्लास में, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आ रही क्लोजिंग वाली बात तो जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। हम इसमें से इंटरेस्ट को लेस कर देंगे 857 को, और जो बाकी प्रिंसिपल अमाउंट बची है ना, प्रिंसिपल अमाउंट जो हमारे पास बाकी बची है उसको हम ओपनिंग बैलेंस में से लेस करेंगे, तो ये क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, ये क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है।
और इसी तरीके से हम ये बाकी ईयर्स का भी कंप्लीट करेंगे.